पाकिस्तान को लेकर वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। वर्ल्ड बैंक की माने तो करीब 40 लाख पाकिस्तानी गरीबी के दलदल में धंसने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने 2023 में गरीबी बढ़कर 37.2% होने का अनुमान लगाया है, जिसका मतलब ये है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 39 लाख और लोग गरीबी की चपेट में आएंगे। विश्व बैंक के मुताबिक आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार को जितनी जल्दी हो सके विदेशी कर्ज हासिल करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को कर्ज देगा कौन? IMF तब तक पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा जब तक वो उसकी तमाम शर्तों को मानने के साथ साथ उन पर अमल नहीं करता। वहीं सऊदी अरब पाकिस्तान को बिना ब्याज के कर्ज देने से इनकार कर चुका है, जबकि चीन भी पाकिस्तान को किसी भी तरह का कर्ज देने से बचता नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार की नाकामी का खामियाजा उसके देश की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। रमजान के महीने में पाकिस्तान की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है। बाजार से आटा तो पहले से ही गायब था, अब दूसरी चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। क्या दूध, क्या घी, क्या चिकन और क्या सब्जियां, हर जरूरी चीज खरीदने के लिए पाकिस्तान के लोगों को 100 बार सोचना पड़ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। टमाटर 30 रुपए से बढ़कर 130 रुपए किलो बिक रहा है। नींबू 500 रुपए किलो से बढ़कर 650 रुपए किलो। केला 150 से बढ़कर 400 रुपए दर्जन हो गया है। सेब 200 से बढ़कर 450 रुपए किलो हो गया है। तेल 500 रुपए से बढ़कर 680 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लहसुन 480 से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गया है। मटर 120 रुपए से बढ़कर 240 रुपए किलो, जबकि चिकन 450 रुपए किलो से बढ़कर 600 रुपए किलो बिक रहा है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर। बारामूला में लश्कर के 2 आतंकी पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। अब इन आतंकियों के फरार होने का CCTV वीडियो सामने आया है। दोनों आतंकी बारामूला में पुलिस हिरासत से फरार हुए थे। पुलिस अब इन आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई है। जगह जगह छापेमारी भी चल रही है। तो लश्कर के 2 आतंकवादी हिरासत से फरार, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। बारामूला में पुलिस हिरासत से ये 2 आतंकी फरार हुए हैं। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। बारामूला में 2 आतंकी पुलिस हिरासत से फरार हुए। इन आतंकवादियों की खोज में जगह जगह पुलिस की छापेमारी, सर्च ऑपरेशन जारी। इधर इजराइल की पुलिस और फिलिस्तीन के उपद्रवियों के बीच एक बार फिर झड़प हुई। यरूशलेम में झड़प के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच फिर तनाव बढ़ा है। इजराइल ने एक वीडियो शेयर करते हुए फिलिस्तीनी आतंकियों के रॉकेट हमले को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी आधिकारिक यात्रा में पोलैंड पहुंचे। यहां उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। एल सल्वाडोर में 1 टन से ज्यादा की कोकेन जब्त की गई है। ड्रग्स की खेप को पकड़ने के लिए सल्वाडोर की नेवी ने 23 दिनों का मिशन चलाया था। जब्त कोकेन की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका के इलिनॉइस में चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज बारिश के साथ कई जगहों पर बिजली गिरी, कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। चिली में 6.1 तीव्रता के भूकंप के बाद लोग दहशत में आ गए। भूकंप के दौरान घरों के अंदर रखे सामान हिलते हुए दिखे। भूकंप का केंद्र जमीन से 60 किलोमीटर नीचे था। मैक्सिको में गिरफ्तार किए गए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम आज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की मदद से दिल्ली पुलिस ने दीपक बॉक्सर को मैक्सिको में पकड़ा था। और सुबह 4:30 बजे के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दीपक बॉक्सर को लेकर स्पेशल सेल की टीम दिल्ली पहुंची। दिल्ली में या NCR में जो अभी तक जो सबसे वांटेड था वो बॉक्सर ही था। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा इस टाइम गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक बेहद खुफिया और सटीक ऑपरेशन के जरिए दीपक बॉक्सर को मैक्सिको के कैनकुन से पकड़ा गया था। मैक्सिको हमारे गए थे 2 ऑफिसर और टर्की इस्तांबुल गए थे। टोटल 2 मैक्सिको वाले और 3 यहाँ से, और तो 5 लोग इसको इस्तांबुल से लेके आए हैं। ये पहला मौका है जब दिल्ली पुलिस ने विदेश जाकर किसी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली NCR में एक्टिव कुख्यात गोगी गैंग के सरगना दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दरअसल कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में ये तय किया गया था कि दिल्ली NCR में सक्रिय गैंगस्टर्स के रौब को पूरी तरह से खत्म करना है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दिल्ली में एक्टिव गैंग और गैंगस्टर्स की लिस्ट तैयार की गई। उस लिस्ट में गोगी गैंग के सरगना दीपक बॉक्सर का भी नाम था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश छोड़कर भाग चुके दीपक बॉक्सर को दबोचने की प्लानिंग शुरू की।
दिल्ली पुलिस को अपने खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि दीपक बॉक्सर जनवरी 2023 से मैक्सिको में रह रहा है। गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या होने के बाद उसके गैंग की कमान दीपक ही संभाल रहा था। दीपक पर हत्या, धमकी और पुलिस पर हमले जैसे कई मामले दर्ज हैं और दिल्ली पुलिस ने उस पर 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले पुलिस की सख्ती बढ़ी तो दीपक बॉक्सर फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश से भाग निकला था, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस को मैक्सिको में उसके ठिकाने का सुराग मिल गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने FBI, मैक्सिको पुलिस और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर उसे 7 समुद्र पार जाकर धर दबोचा। कांग्रेस समेत देश के 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से आज करारा झटका लगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ दायर विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि CBI और ED समेत कई केंद्रीय एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही हैं। विपक्षी दलों की तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि 2013-14 से 2021-22 तक CBI और ED के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। इस दौरान ED ने 121 नेताओं की जांच की, जिनमें से 95% विपक्षी दलों से है। इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PV पार्तीवाला ने सख्त टिप्पणी की और पूछा कि आखिर नेताओं और आम आदमी के लिए अलग अलग कानून क्यों हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई नेता या व्यक्ति अपना केस लेकर आता है तो हम सुनेंगे, लेकिन हम जनरल गाइडलाइंस जारी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी याचिका को वापस ले लिया और सुनवाई खत्म हो गई। एक दौर था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सबसे करीबी माना जाता था, लेकिन कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके सिंधिया ने अपने पुराने नेता पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है और कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रही है। सिंधिया यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि कोर्ट पर दबाव डालने के लिए राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं की फौज लेकर सूरत पहुंचे थे। कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया और पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस आज देश की आम जनता की नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा। सिंधिया ने राहुल गांधी के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं बल्कि 55 वर्षों तक कांग्रेस की राजनीति कर चुके और एक दौर में गांधी परिवार के खासम खास रहे गुलाम नबी आजाद भी अब मैदान में उतरे हैं और एक के बाद एक कांग्रेस और उसके नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पतन के लिए उसकी मौजूदा लीडरशिप जिम्मेदार है। लीडरशिप में ये प्रॉब्लम है कि जो लीडरशिप को अच्छा लगता है वो सलाह वो मानते हैं, जो उनके फेवर की बात नहीं है उसको वो बुरा मानते हैं। तो वो लीडर नहीं है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करे। कांग्रेस को कोसने के बाद गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की जमकर तारीफ की। हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीजें जो ठीक है उनको तो ठहर करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त। इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर और हार्डवर्किंग बता चुके हैं।